नमस्कार दोस्तों। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी कहानी परख। तो कहानी शुरू करें दोस्तों। सफ़र की थकान से बदन टूट रहा था। रात भर के जागरण से पलकें मुंदी जा रही थीं। पर ये दोनों बहनें सोने दें तब ना। पता नहीं कहाँ की बातें लेकर बैठी थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वैसे तो मुझे उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर अगर चर्चा में अपना नाम बार बार आए तो कोई कहाँ तक अनसुना कर दे। जिज्जी, मौसी कह रही थी लड़की को ठीक से खिलाती पिलाती नहीं क्या, एकदम सूखा छुहारा हो रही है। नहीं तो इस उम्र में लड़कियां कैसी गदराए आम की सी होती हैं। अब खाना तो जो हम सब खा रही हैं वही सीमा भी खा रही है, अम्मा ने उसास भर कर कहा। पर उसके शरीर को लगता ही नहीं है तो हम क्या करें। एक तो उसकी नौकरी भी ऐसी जानलेवा है, सुबह की गई शाम को लौटती है। रोज का 5-7 मील का आना जाना है। स्कूटी पर जाती है। सर्दी गर्मी बरसात सभी झेलना पड़ता है। तभी ना उसका रंग ऐसा काला पड़ गया है। मेरी मानो तो उसकी नौकरी छुड़वा दो। देखो 5-7 महीने में ही रंगत कैसी निखर आती है। नौकरी कैसे छुड़वा दूँ? ये जो 2-4 ढंग के कपड़े उसके बदन पर नजर आ रहे हैं उस नौकरी की बदौलत ही तो हैं। नहीं तो बेचारी कॉलेज तक में फटे हाल जाया करती थी, तुमने देखा तो है। क्यों, दोनों भाई मिलकर बहन को पहना उड़ा भी नहीं सकते क्या? खाना खिला रहे हैं यही बहुत है। क्या बात करती हो जिज्जी, अगर ऐसा हाल है तो फिर दान दहेज क्या देंगे? तुमने तो मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। मान लो कल को तुम्हारे कहने से मैं कहीं बात चलाऊं और लेने देने के नाम पर वह हाथ ऊंचे कर दे तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। अब तुमसे घर की बात मैं क्या कहूँ शकुन, बहुएं तो खैर पराए घर से ही आती हैं, उनमें मोह माया ना हो तो समझ में आता है, पर जब अपने पेट जाए ही परायों का सा व्यवहार करने लगते हैं तब बड़ा जी दुखता है। तेरे जीजा जी की तब बहुत याद आती है। बातचीत अब दूसरे टेक पर चली गई थी। अम्मा बेटे बहुओं का रोना लेकर बैठ गई थी। इस अंतहीन रामायण में मुझे कोई रुचि नहीं थी। रोज ही सुनती हूँ, सुन सुन कर कान पक गए हैं। इसलिए अब मेरे कान अपने आप ही बंद हो गए। कब मेरी आंख लग गई मुझे खुद ही पता नहीं चला। सोकर उठी तो अच्छी खासी शाम हो रही थी। कमरा एकदम खाली था। बाहर आकर देखा, अम्मा बरामदे में बैठी माला फेर रही थी। किचन में मौसी शाम के खाने की तैयारी में व्यस्त थी। मैंने भीतर जाकर कहा, मौसी एक आध गैस खाली है क्या, मैं अपनी चाय बना लूँगी। तू क्यों बनाएगी लाडो, मैं हूँ ना। फिर गैस पर चाय चढ़ाते हुए बोली, सीमा तू वो वाली क्रीम क्यों नहीं लगाती? कौन सी? अरे अच्छा सा नाम है, देख अब याद ही नहीं आ रहा। मेरी ननंद की बेटी है ना कुमुद, तेरी तरह ही सांवली थी। बस 6 महीने वह क्रीम लगाई होगी, एकदम मैदे की लोई की तरह निकल आई। अरे वाह, तब तो कुमुद को उस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर बन जाना चाहिए। मतलब? छोड़िए, मैं तो मजाक कर रही थी, पर मौसी आजकल मैदे की लोई का फैशन नहीं रहा ना, अब गदराए आमों का जमाना है। अब तो लोग नकद नारायण देखते हैं। यह कौन सी नई बात है? दान दहेज तो जमाने से चला आ रहा है। तब तो माँ बाप एक बार देकर छुट्टी पा जाते थे, पर आजकल लोगों को परमानेंट दहेज चाहिए, यानी कि नौकरी। लड़के वाले अब कन्या का रूप गुण नहीं देखते, वे पूछते हैं नौकरी परमानेंट है या टेम्परेरी, सरकारी है या प्राइवेट। अगर आपकी बिटिया डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है या बैंक में मैनेजर है तो लोग यह नहीं पूछेंगे कि लड़की गोरी है या काली, लंबी है या नाटी। वे उसका वेतन मान पूछेंगे, बैंक बैलेंस जानना चाहेंगे।
तू भी तो नौकरी कर रही है, फिर तेरी नौकरी पर कोई रीझा क्यों नहीं अब तक? रीझने लायक नौकरी तो हो मौसी, एक प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ाती हूँ। जितने पर दस्तखत करती हूँ उसका 3/4 हाथ में आता है। यह भी इतना कम है कि बताते हुए शर्म आती है। मुझसे ज़्यादा वेतन तो सरकारी स्कूल का चपरासी पाता है। तुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती? मिल सकती है, मिली भी थी, पर शुरुआती पोस्टिंग अक्सर गांव में मिलती है और मुझे कोई अकेले भेजने को तैयार न था। तो अपनी अम्मा को साथ ले जाती ना, घर पर भी उसे कौन फूलों से तौल रहा है। अम्मा जरा भी हिलने के लिए तैयार नहीं है। कहती हैं पूरे घर में यही एक कमरा अपना है, यहाँ से चली जाऊंगी तो वह भी छिन जाएगा। कल को तेरी शादी हो जाएगी तो मैं क्या बरामदे में सोऊंगी? अच्छा हुआ कि उसी समय मौसा जी की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और अप्रिय विषय समाप्त हो गया। नहीं, समाप्त कहाँ हुआ। चाय की टेबल पर मौसी ने फिर वही रामायण छेड़ दी। आपके पास इतने लड़के काम करते हैं, इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो ना। जिज्जी बेचारी की नींद उड़ गई है। दूसरे दिन सुबह नहा धोकर बाहर निकली तो देखा रसोई से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। फौरन वहाँ पहुँच गई। मौसी, क्या बना रही हो? पूरा घर महक रहा है। ये सीमा, तुझे दुहाजू चलेगा? एक क्षण तो मुझे लगा कि वह नाश्ते के बारे में पूछ रही हैं। उनकी बात समझने में मुझे वक्त लगा। खींच कर कहा, मौसी, तुम रात भर क्या मेरे बारे में ही सोच रही थी? सच कह रही है तू। मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब मेरा एक दिन में यह हाल हो गया है तो जिज्जी कितनी परेशान होंगी। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। देख सीमा, अब तू 28 पार कर चुकी है। इस उम्र का कुंवारा दूल्हा अब कहाँ मिलेगा? आजकल तो लड़के 20-22 साल में नौकरी करने लगते हैं। उन्हें 3-4 साल तक रोकना भी मुश्किल हो जाता है। लड़की वाले प्राण खा जाते हैं। 26 से ऊपर तो कुंवारा लड़का मिलना मुश्किल है। मौसी, अगर मुझे जरा भी एहसास होता कि माता राम इस मिशन के लिए मुझे यहाँ लाई हैं तो अपनी छुट्टी और पैसा मैं जरा भी बर्बाद नहीं करती। मुझसे बोली, शकुन से मिले बहुत दिन हो गए हैं, मेरा जी घबरा रहा है, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई। सोचा कि माँ की इतनी सी इच्छा अगर पूरी ना कर सकी तो मेरी नौकरी करने का फ़ायदा ही क्या। मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आके प्रपंच रचने वाली हैं। प्रपंच रचना पड़ता है बेटा। कुंवारी लड़की घर में हो तो माँ बाप की भूख प्यास गायब हो जाती है। खैर, वो बात जाने दे, तू मेरी बात का जवाब दे। तुझे दुहाजू चलेगा? मुझे चुप देख कर बोली, देख बेटा, अपनी उम्र ज़्यादा हो जाए तो थोड़े समझौते करने पड़ते हैं। समझौते हमेशा हम ही क्यों करें? ऐसी बात नहीं है, वे लोग भी करते हैं। दूसरी शादी होती है तो वे लोग ना रंग रूप देखते हैं, ना दान दहेज मांगते हैं। हाँ, उन्हें तो बस एक अदद बीबी चाहिए और अगर बच्चे हों तो उनके लिए एक आया। मैंने व्यंग किया, पर मौसी ने सिर्फ मेरे शब्द सुने, शब्दों की धार को अनुभव नहीं किया। बोली, बच्चे हैं तो, पर नानी के पास हैं। तुम नहीं चाहोगी तो नहीं आएंगे। मतलब कि तुमने सुपात्र खोज भी लिया है? मेरी तो आंखें आश्चर्य से फैल ही गईं। क्या करूं रे, जिज्जी का दुख देखा नहीं गया। वैसे खोजने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। मेरे रिश्ते का देवर है, कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है, 2 बच्चे हैं। अभी 6 महीने पहले ही पत्नी का देहांत हुआ है, पीलिया हो गया था। और इतनी जल्दी जनाब फिर से घोड़े पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। यह हिंदुस्तान है लाडो, यहाँ तो शमशान में ही प्रस्ताव आना शुरू हो जाते हैं।
एक की बेटी मरती है तो दूसरे की बेटी का घर बस जाता है। वाह, क्या बढ़िया सिस्टम है। मैंने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा, पर देखा कि दोपहर लंच पर साहब बहादुर आमंत्रित हैं। रविवार था, इसलिए मौसा जी भी घर पर ही थे। परिचय के बाद उन्होंने मुझे इस तरह ऊपर से नीचे तक देखा कि मुझे झुरझुरी हो आई। कुछ लोग नारी देह को नज़रों से इस तरह तोलते हैं कि उबकाई आने लगती है। जिस भी कंपनी में यह सज्जन होंगे, वहाँ की महिला कर्मचारियों की तो शामत आती ही होगी। मैंने अब तक नकारात्मक ऊर्जा के बारे में सुना भर था, आज प्रत्यक्ष अनुभव किया। वहाँ 10 मिनट बैठना भी मेरे लिए कठिन हो गया। एक्सक्यूज़ मी कहती हुई मैं उठी और भीतर चली गई। देखा, अम्मा दरवाजे से लगी खड़ी हैं। मेरे पीछे पीछे वह भी कमरे में चली आई। बोली, लड़का अच्छा है ना? तुम्हें यह लड़का नजर आ रहा है? धीरे बोल भवानी, एकदम भोंपू सा बजा देती है। अम्मा ने डपट कर कहा तो मैं चुप हो गई। पल भर बाद अम्मा को एहसास हुआ कि वे भी ऊंची आवाज में बोल रही हैं। अपनी आवाज को यथाशक्ति धीमा करके बोली, मिन्नो, अब तू भी तो 16 की नहीं रही गई। तेरे लायक ही तो ढूंढना पड़ेगा। बेचारी शकुन, मेरी परेशानी बस उसी ने समझी। नायक जी के पीछे ही पड़ गई कि अपने भाई को मनाओ। आजकल इतना कौन करता है बता। अम्मा, मुझे जरा भी इल्म होता कि तुम इस पुण्य कार्य के लिए यहाँ आना चाहती हो तो मैं हरगिज ना आती। और तुम्हारी बहन और बहनोई ने बहुत मेहनत की है, मैं जानती हूँ, पर मुझे यह आदमी जरा भी अच्छा नहीं लगा, कह देती हूँ। अम्मा एकदम भड़क गई। अब तेरे लिए मैं राजकुमार कहाँ से लाऊं? गांठ में एक धेला नहीं है, सिर पर बाप का साया नहीं है, भाई लोग कान में रुई दिए बैठे हैं, और लाडो के नखरे देखो। किस बलबूते पर इतना भाव खा रही हो, जरा मैं भी तो सुनूं। मैंने अपनी बात कह दी बस। और शकुन को क्या जवाब दूंगी मैं? वह मेरा सिरदर्द नहीं है, मैंने कहा और मुंह फुलाकर बैठ गई। तभी मौसी हुलसती हुई कमरे में आई। सीमा, खाना खाकर जल्दी से तैयार हो जा। अब तैयार किस लिए होना है मौसी? मैं जैसी भी हूँ उन्होंने देख तो लिया है। देख तो लिया है रे, पर मैं सोच रही थी तुम लोग थोड़ा साथ में घूम फिर लो, एक दूसरे को समझ लो। मौसी, यूं हर किसी के साथ घूमने की मेरी आदत नहीं है। हर किसी के साथ तुझे हम भी नहीं भेजेंगे लाडो, पर उसने हाँ कर दी है, तभी मैंने घूमने का प्रस्ताव रखा। अपने पास अब और समय भी तो नहीं है। आज शाम को तो तुम्हें चले ही जाना है। इसीलिए तो मैंने प्रवीण से कहा कि जो कुछ फैसला हो अभी बता दो। आज रात की गाड़ी से वे लोग वापस जा रहे हैं। तो उसने तुरंत ही हाँ कर दी। उनके हाँ करने से क्या होता है मौसी? कुछ मैं अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाई थी कि अम्मा ने पीछे से मेरा हाथ इतनी जोर से दबाया कि मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। सोच लिया कि यहाँ तमाशा करना बेकार है, घर जाकर मौसी को चुपचाप फ़ोन कर दूंगी। मौसी ने मेरे सामने साड़ियों का अंबार लगा दिया। मैचिंग ब्लाउज़ का बहाना करके मैंने सब निरस्त कर दी। कहा कि मेरे पास भी ढंग की 1-2 साड़ियाँ हैं, उनमें से पसंद कर लो। साड़ियाँ तो मैंने लौटा दी, पर मौसी का दिया अमेरिकन डायमंड का सेट मुझे पहनना ही पड़ा। थोड़ा बहुत मेकअप भी करना पड़ा। मौसी को अपनी बहू की बार बार याद आ रही थी। शुभा यहाँ होती तो इतने अच्छे से सजाती कि बस। मैं तैयार होकर बाहर आई तो मौसी और अम्मा दोनों मुग्ध भाव से मुझे निहार रही थी। प्रवीण, मौसी ने देवर को आदेश दिया, इसे संभाल कर ले जाना और मॉल जरूर दिखा लाना, इनके शहर में अभी बना नहीं। गेट के बाहर कंपनी बहादुर की मारुति 800 खड़ी थी। सब लोग हमें गेट तक छोड़ने आए, मौसा जी भी। ऐसा लगा जैसे मैं आज ही विदा हो रही हूँ।
मौसी की हिदायतें खत्म ही नहीं हो रही थीं और अम्मा की आंखें डबडबा आई थीं। अम्मा की डबडबाई आंखें दूर तक मेरा पीछा करती रहीं। सच तो यह था कि अम्मा के लिए ही मैं इस सैर के लिए राजी हुई थी। मौसी के सामने मैं उनकी हेठी नहीं करना चाहती थी। घंटे 2 घंटे का सवाल था, फिर रात को तो हम लोगों को निकलना ही था। घर पहुंचकर मौसी को चुपचाप फ़ोन कर दूंगी, बात ख़त्म। ठीक से बैठो, बगल से आवाज़ आई। जी, मैंने कहा ठीक से बैठो, दरवाजे से चिपटी जा रही हो। गिर गिरा गई तो भाभी मुझे खा जाएंगी। क्यों, गाड़ी का लॉक ठीक नहीं है क्या? लॉक वॉक सब ठीक है, नई नकुर गाड़ी है, सब कुछ चाक चौबंद है, पर ढंग से बैठने में हर्ज क्या है? वह जैसा चाहते थे उतना ठीक से तो मैं नहीं बैठ पाई, पर हाँ, थोड़ा सा सरक गई। कुछ समय निशब्द बीता। मैं खिड़की के पार देखती रही। बहुमंजिला इमारतें, बाजार, बंगले, घनी बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियां एक एक करके आंखों के सामने से गुजरते गए। फिर बस्ती थोड़ी विरल होते होते एकदम ही ओझल हो गई। रास्ते के दोनों ओर खेत ही खेत नजर आ रहे थे। मॉल क्या शहर से बहुत दूर है? बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, इन द हार्ट ऑफ सिटी। ये तो मैं तुम्हें घुमाने के लिए शहर से बाहर ले आया। सोचा थोड़ी लॉन्ग ड्राइव हो जाए। इतनी धूप में तो कौन सा पैदल चल रही हो, गाड़ी में बैठी हो। जरा आसपास के नज़ारों का आनंद लो। देखिए, मैं छोटे शहर की लड़की हूँ। मैंने खेत, खलिहान, जंगल, पहाड़ खूब देखे हैं। बस वह मॉल दिखा दीजिए। वैसे भी इतनी धूप में घूमने में कोई मज़ा नहीं है। गाड़ी में एसी लगा होता तो और बात थी। यह तीर निशाने पर लगा। मौका मिलते ही उन्होंने यू टर्न लिया और गाड़ी शहर की ओर मोड़ ली। चाय वाय तो नहीं पीनी है? ना, अभी खाना खाकर ही तो आ रहे हैं। तुम तो बस मॉल देखोगी, है ना? जाहिर था वह नाराज़ हो गए थे, बेचारे। इसके बाद उन्होंने रास्ते भर कोई बात नहीं की। सीधे मॉल पर लाकर ही गाड़ी रोकी। अंडरग्राउंड में गाड़ी पार्क करके हम ऊपर आए तो लगा जैसे सारा शहर ही यहाँ इकट्ठा हो गया है। बहुत भीड़ है ना? आज संडे है ना, लोग बिल्कुल टूट पड़ते हैं। कुछ खरीदना है? ना, बस देखना है। चलो ऊपर चलते हैं। वे मुझे हाथ पकड़कर एक्सेलेटर के पास ले गए। इसे एक्सेलेटर कहते हैं, मालूम है? मैंने हौले से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। बड़ी दीदी मुंबई में है, वहाँ अक्सर जाती रहती हूँ। फिर तो मॉल भी देखे होंगे? मुंबई में तो दर्जनों हैं। फिर यहाँ आने की क्या अर्जेंसी थी? मौसी की इच्छा थी। और सुनिए, मैं एक्सीलेटर से नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। रही ना वही छोटे शहर वाली लड़की। अरे डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। उन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। हम लोग सीढ़ियों से चलते हैं ना, मैंने धीरे से हाथ छुड़ाते हुए कहा और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। पागल, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मर जाएंगे हम। चलो लिफ्ट से चलते हैं। वहाँ लंबी लाइन थी। बड़ी देर बाद नंबर आया। जब भी लिफ्ट रुकती मैं उतरने का उपक्रम करती और वे मुझे रोक लेते। आखिरकार सबसे आखिरी मंजिल पर हम बाहर निकले। यहाँ एकदम शांत था। सारा शोर शराबा, सारी भीड़ नीचे छूट गई थी। ये मल्टीप्लेक्स है, यहाँ 4 पिक्चरें एक साथ चलती हैं। खैर, तुमने तो मुंबई में देखा ही होगा। कौन सी पिक्चर देखोगी? हे भगवान, इस शख्स के साथ 3 घंटे अंधेरे हॉल में बैठना होगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अभी तो देर है, आओ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। स्टॉल की ओर ले जाते हुए उन्होंने फिर मेरा हाथ थाम लिया। मैंने भी धीरे से छुड़ा लिया, पर इस बार वह चुप नहीं रह सके। तुम तो एकदम टच मी नॉट हुई जा रही हो। तो आपने क्या समझा था? इजीली अवेलेबल हो जाऊंगी?
पर प्रकट में मैंने इतना ही कहा, छोटे शहर की हूँ ना, उतना बोल्ड नहीं हो सकती। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? मौसी ने पूरा बायोडाटा बताया तो होगा। हाँ, 28 कह रही थी, पर 30 समझ लो, क्योंकि लड़की वाले अक्सर 2-4 साल घटाकर ही बताते हैं। तो इतने दिनों तक क्या अनछुई ही रही हो? कोई अफेयर नहीं हुआ? मेरा पूरा शरीर रोष से जैसे सुलग उठा, पर मैंने संयम से काम लिया और कहा, अफेयर के लिए मौका ही नहीं मिला। घर में माँ का हिटलरी अनुशासन था। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई भी कोएड में नहीं हुई। अभी जहाँ पढ़ रही हूँ वहाँ भी महिला राज ही है। एक हेड क्लर्क, एक कैशियर, एक गेम्स टीचर और 2 चपरासी, कुल जमा 5 पुरुष। किसी तरह के अफेयर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, तुम जो पिक्चर देखना चाहती हो उसके टिकट ले लो, मैं अभी आया। उन्होंने जेब से पर्स निकालते हुए कहा। पैसे हैं मेरे पास, मैंने अपना पर्स झुलाते हुए कहा। सोच लो, मल्टीप्लेक्स का टिकट है, उन्होंने कहा। जवाब में मैं सिर्फ मुस्कुरा दी। उन्होंने फिर बहस नहीं की, सीधे अपने गंतव्य की ओर चले गए। वे फॉर मैन ओनली में दाखिल हुए ही थे कि लिफ्ट आकर रुकी। इक्का दुक्का लोगों के उतरते ही मैं पलक झपकते ही उस पर सवार हो गई और सीधे भूतल पर जाकर उतरी। उतरते ही बदहवास सी दौड़ती हुई बाहर आई। मॉल में आते हुए मैंने देखा कि बाहर कतारबद्ध ऑटो रिक्शा खड़े हुए थे। उन्हीं में से एक में मैं धम्म से जाकर बैठ गई। मौसी का पता मुँह ज़बानी याद था। ड्राइवर को बताने के बाद मैंने पीछे सिर टिकाकर जो आंखें बंद की, घर पहुंचकर ही खोली। सब लोग बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे। मुझे देखकर मौसी मुझसे भी ज़्यादा बदहवास हो गई। अरे, तू रिक्शे से आई है, वह भी अकेली? प्रवीण कहाँ है? गाड़ी खराब हो गई क्या? और तेरे चेहरे पर ये हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? अरे, उसे सांस तो लेने दो, एकदम शुरू हो जाती हो। मौसा जी ने डांट लगाई, तब जाकर मौसी चुप हुई। बैठो बेटा, थोड़ा सुस्ता लो, फिर इत्मीनान से बताना, मौसा जी ने प्यार से कहा। दरअसल मौसा जी, वो क्या हुआ कि मैं एक दुकान पर खड़ी कुछ देख रही थी, पता ही नहीं चला भीड़ में हम लोग कब छिटक गए। अरे, तो तेरे पास मोबाइल था ना? पर मौसी, मुझे उनका नंबर तो मालूम नहीं था। थोड़ी देर मैंने ढूंढने की कोशिश की, फिर सोचा इससे तो घर लौट जाना ही ठीक है। बहुत अच्छा किया बेटा, मौसा जी बोले। पर यह बताओ, ये मॉल में जाने का आइडिया किसका था? मौसी ने सिर झुका लिया। कमाल करती हो तुम भी। पता नहीं था कि आज संडे है, पूरा शहर वहाँ टूट पड़ता है। वहीं घूमेंगे, वहीं शॉपिंग करेंगे, वहीं खाएंगे और पिक्चर देखकर घर लौटेंगे। अजीब पागलपन सवार है लोगों पर। शकुन, मेरा फ़ोन देना ज़रा, प्रवीण को बता दूं कि वह घर आ गई है, नहीं तो बेचारा वहाँ हलकान होता रहेगा। मैं कमरे में चली आई और कपड़े बदल कर लेट गई। मन में अजीब सी धुकधुकी हो रही थी। मैंने एक एडवेंचर तो कर लिया था, पर अभी उसका परिणाम आना शेष था। मुझे ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। 1 घंटे के भीतर ही मौसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। जिज्जी, ज़रा बाहर आना। अम्मा कमरे में लौट कर आईं तो चेहरा बेहद उतरा हुआ था। आते ही बोली, लगता है तो मुझे चैन से मरने नहीं देगी। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, लड़के ने मना कर दिया। कह रहा था कि लड़की निपट गंवार और बौड़म है, कहीं से नहीं लगती कि एमए पास है, ना उठने बैठने का शऊर है, ना बात करने का। पढ़ लिख कर यही कमाया है तुमने कि लोग तुम्हें गंवार कहें। माँ अनवरत बोले चली जा रही थी कि अचानक उनकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी, जहाँ हताशा का कोई चिन्ह नहीं था। चिढ़ कर बोली, तुम्हें तो खुशी हो रही होगी ना, तुम्हारी तो मन की हो गई।
इतना अच्छा घर वर मिल रहा था, पर भाग्य में हो तब तो। अम्मा का दुख देखकर दुख जरूर हो रहा था, पर अम्मा सच कह रही थी। मेरी तो मन की हो गई थी। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी परख आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सभी का समय शुभ हो। नमस्कार।